आज हम लोग बिल्कुल एक नए टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ठीक है, मेरे हिसाब से इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर इंडेंचर्ड लेबर होता क्या है ना। इंडेंचर्ड लेबर होता क्या है ये सबसे पहले आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि ये इंडेंचर्ड लेबर जो शब्द आपको मिल रहा है आपको इस टॉपिक में बहुत बार देखने को मिलेगा। तो पहले हम लोग इस टॉपिक ये जो आपका वर्ड है इंडेंचर्ड लेबर, इसको हम लोग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए इंडेंचर्ड लेबर होता क्या है। इंडेंचर्ड लेबर को यदि हम लोग हिंदी में कहें ना तो आप कह सकते हैं सिंपली बंधुआ मजदूर। बंधुआ मजदूर। अब इसमें होता क्या था, देखिए इंडेंचर्ड लेबर में बेसिकली इंडेंचर्ड लेबर ये है, इसमें होता ये था कि अंग्रेज लोग ना ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि जो भारत में वहाँ पे रूल कर रहे थे हमारे यहाँ पे, और आपको मालूम है कि अंग्रेजों ने भारत में 200 साल तक राज किया लगभग, है ना। तो केवल ऐसा नहीं समझना है कि केवल अंग्रेजों का कंट्रोल भारत में ही था, नहीं। जैसे कि आपने कुछ क्लासों में पढ़ा अफ्रीका में भी था, है ना। कितना सारा वहाँ पे वो लोग प्लांटेशन करवाते थे, माइन का काम करवाते थे। तो अंग्रेजों का कंट्रोल केवल भारत में नहीं रहा, भारत के अलावा भी बहुत जगह पे उनका कंट्रोल रहा है। लेकिन जैसा कि आपने पढ़ा कि अफ्रीका में लेबर की कमी थी, वहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा था लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम था, तो रिसोर्स की वहाँ पे कमी होती थी। तो होता क्या था ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के लोगों को बंधुआ मजदूर बनाकर लेकर जाती थी कहाँ, अफ्रीका, काम करवाने के लिए। अब आपके मन में फिर भी एक सवाल आ गया होगा, सर आपने बंधुआ मजदूर तो कह दिया लेकिन इसका मतलब नहीं बताया, है ना। देखिए अब सुनिए, बंधुआ मजदूर होता क्या था। बंधुआ मजदूर बेसिकली अंग्रेज को यदि मान लीजिए लेबर चाहिए, यदि वर्कर चाहिए, तो वो क्या करता था, एक पेपर लेता था। ठीक, उस पेपर में पूरा एग्रीमेंट लिखा रहता था। जैसे मान लीजिए यदि मैं एक मजदूर हूँ और मुझे लेके जाने वाला है अंग्रेज कहाँ, अफ्रीका, तो वो अंग्रेज मेरे पास आएगा, वो हमको एक पेपर देगा, बोलेगा कि देखो भाई प्रिंस कुमार, हम आपको मजदूर के तौर पर वहाँ पे लेके जाना चाहते हैं, है ना। तो देख लीजिए आपके यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि उसमें कुछ ऐसा लिखा रहता था, यदि हम जा रहे हैं मजदूर के तौर पे तो क्या लिखा रहेगा वहाँ पे, मैं प्रिंस कुमार, है ना, अपने स्वेच्छा अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए जाने के लिए राजी हूँ, इस प्रकार का उसमें लिखा रहता था। और लास्ट में नीचे मेरा साइन होता था, है ना। एक प्रकार से वो एग्रीमेंट था, और उस एग्रीमेंट में कितने समय के लिए आप वहाँ पे काम करेंगे, आपको कितना पैसा मिलेगा, है ना, कौन सा आपका काम होगा, ये सारा कुछ उसमें लिखा रहता था। मतलब कि पूरा एक ब्यौरा रहता था, है ना। यही था हमारा इंडेंचर्ड लेबर। और एक और चीज़ इसमें था, जब आप उस पेपर पे साइन कर दिए कि मैं प्रिंस कुमार स्वेच्छा अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत साउथ अफ्रीका में काम करने के लिए जाने के लिए राजी हूँ, और आपने साइन कर दिया, जितने समय के लिए आपने साइन किया है, मान लीजिए 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, जिस भी साल के लिए आपने साइन किया उस पर, उससे पहले आपको आने का मौका नहीं दिया जाता था। इसमें यही सबसे बड़ा खराबी था, इंडेंचर्ड लेबर में सबसे बड़ा खराबी यही था कि आपको वापस नहीं आने देता था। लेकिन मान लीजिए कि किसी अंग्रेज का दिल बहुत ही नॉर्मल सा है ना, फूल के जैसा है, यदि वो राजी हो गया तो ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन हाँ फिर दोबारा आ जाइएगा, है ना। ऐसा होता था, लेकिन ऐसा बहुत ही कम होता था। आप एक बार चले गए तो उस समय को पूरा के ही आना है आपको, उसके पहले नहीं आ सकते। अब आपके घर में कौन जन्म लिया, कौन मर गया, उससे अंग्रेजों का मतलब नहीं था। और वो जो पैसा होता था उसके बदले में वो सारा का सारा पैसा उसके फैमिली को दे दिया जाता था। समझ गए बात को, यही था हमारा मेनली इंडेंचर्ड लेबर। तो ये जो दौर था ग्लोबलाइजेशन का, उस समय पे अलग अलग कंट्री में अंग्रेजों ने अपना अलग अलग शासन चला रखा था। एग्जाम्पल था हमारा एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में खुद, दूसरा हमारा कौन था, अफ्रीका, है ना। हालांकि बहुत सारा था लेकिन 2 एग्जाम्पल हमारे सामने बहुत ताज़ा ताज़ा है ना। तो यहाँ पे ना लेबर की कमी को पूरा करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे दूसरे जगहों से वहाँ पे लोगों को लेकर जाते थे एग्रीमेंट के तहत, इसी को हम लोग कहते हैं इंडेंचर्ड लेबर। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या है, आज का टॉपिक है इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया, यानी कि इंडिया के लोगों को बंधुआ मजदूर बना के किस प्रकार से अंग्रेज लेकर जाते थे, उनका क्या कंडीशन था, इसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा ब्राइटनेस पहले इसका बढ़ा लिया जाए ना, 1 मिनट। चलिए अब रेडी है, रेडी है। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन द 19th century hundreds of thousands of Indian and Chinese laborers went to work on plantations, mines and in road and railway construction projects around the world। 19th century का बात हो रहा है ये, 19th
सेंचुरी का बात हो रहा है, यानी कि 1800 से लेकर 1899 तक का बात हो रहा है ना। इस समय में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्लांटेशन हो रहा था, माइंस में काम चल रहा था, रोड बन रहे थे, है ना, रेलवे बन रहे थे, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, बड़े बड़े महल, बड़े बड़े बिल्डिंग, ऑफिसेज बन रहे थे। तो इन सभी जगहों पर क्या चाहिए? लेबर चाहिए, ठीक ना। और इस लेबर की कमी को पूरा करने के लिए हजारों हजारों घर अलग अलग जगह से, जैसे इंडिया और चाइना का यहाँ सबसे खास एग्जाम्पल दिया गया है। इंडिया से और चाइना से लोग सबसे ज़्यादा रोजगार की खोज में जाते थे, ठीक है। अंग्रेज लोग इसको बंधुआ मजदूर बनाकर लेकर जाते थे कि चलो अंग्रेज आए, चलो चाइनीज लोग तुम भी चलो, और इंडियन तुम भी चलो, हम आप लोगों को काम देंगे, है ना, और हमारे लिए आप काम कीजिएगा। तो प्लांटेशन में, माइंस में, रोड में, रेलवे में, कंस्ट्रक्शन वाले एरिया पे काम करने के लिए इन लोगों को लेकर जाया जाता था। 19th सेंचुरी का बात है। In India, indentured laborers were hired under contracts which promised return travel to India after they had worked 5 years on their employer's plantation। लेकिन यदि हम लोग स्पेशली भारत का बात करें तो भारत के लोगों को जो लेकर जाया जाता था वो मेनली 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, 5 साल का, है ना। कॉन्ट्रैक्ट ये फिक्स नहीं था कि 5 साल का ही होगा, लेकिन भारत के लोग अधिकतर जो जाते थे वो 5 साल के लिए जाते थे। 5 साल के ऊपर पेपर पे साइन कर दिया कि हम 5 साल के लिए जा रहे हैं, उसके अलावा नहीं, है ना। और जो लेकर जाता था इसको वो प्रॉमिस करता था कि हम आपको 5 साल के बाद दोबारा वापस भारत लौटा देंगे, ये प्रॉमिस चलता था उस समय पे, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ था कि इन इंडिया इंडेंचर्ड लेबर वेयर हायर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या? वही एक पेपर एग्रीमेंट जिसमें आपको साइन करना पड़ता था, विच प्रोमिस्ड रिटर्न ट्रैवल टू इंडिया, जिसमें यह भी लिखा रहता था कि हमको 5 साल के बाद दोबारा भारत को छोड़ना पड़ेगा, है ना। ये सारा कुछ उसमें लिखा रहता था। आफ्टर दे हैड वर्कड 5 years ऑन देयर एम्प्लॉयर्स प्लांटेशन। तो जिस भी मालिक के खेत में आप काम कर रहे हैं, माइन में काम कर रहे हैं, जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, 5 साल के बाद आपको घर वापस लौटाया जाएगा, ऐसा उसमें एग्रीमेंट में लिखा रहता था। उसके बाद मोस्ट इंडियन इंडेंचर्ड वर्कर्स कैम फ्रॉम द प्रेजेंट डे रीजन्स ऑफ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, सेंट्रल इंडिया एंड द ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु। देखिए ये याद रखिए, ये पूछता है, हमको ये चीज़ याद आ गया इसीलिए हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। ये एमसीक्यू में पूछता है या फिर 1 नंबर में पूछ लेगा हमसे, तो बेसिकली 1 नंबर में पूछा गया था, ये क्वेश्चन हमको याद आ गया। तो सुन लीजिए, इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर लोगों को जो भारत से दूसरे जगह लेकर जाया जाता था वो मेनली उत्तर प्रदेश के पूर्वी वाले जगह में था, वहाँ से लोगों को लेकर जाया जाता था। और बिहार से, सेंट्रल इंडिया मतलब कहाँ से? सेंट्रल इंडिया कौन सा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हमारा इंडिया का सेंट्रल पार्ट है ना, सेंट्रल स्टेट है, तो मध्य प्रदेश से हो गया। और यहाँ पे सेंट्रल इंडिया की जगह पे यदि आप मध्य प्रदेश भी लिख देते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु में भी कहाँ पे? ड्राई स्टेट। ड्राई स्टेट का मतलब क्या? जहाँ पे कि भुखमरी हो, सुखाड़ी हो, वहाँ पे खेती बाड़ी ना होता हो, ऐसे लोगों को अंग्रेज पकड़ते थे, पैसे देते थे, पेपर पे साइन करवाते थे और लेके चले जाते थे, चलो मेरे लिए तुम काम करो, है ना, ऐसा था। तो ये कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे कि इंडिया से सबसे ज़्यादा लोग इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे काम करते थे। आगे, दीज रीजन्स एक्सपीरियंस्ड मैनी चेंजेस सच एज कॉटेज इंडस्ट्रीज डिक्लाइंड, लैंड रेंट रोज, उसके बाद लैंड वेयर क्लियर फॉर माइंस एंड प्लांटेशंस एटसेट्रा। और ये लोग खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के लोग बेसिकली यहाँ पे इसलिए जाते थे, देखिए ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को, इसलिए जाते थे क्योंकि इन सभी को ना अलग अलग प्रकार के समस्याओं का सामना यहाँ पे करना पड़ा था। जैसे कॉटेज इंडस्ट्री डिक्लाइंड, ये लोग जो अपना छोटे मोटे घरों में जो कुछ बनाते होंगे, फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगरबत्ती हो गया, कैंडल हो गया, है ना, छोटे मोटे कपड़े का बुनाई हो गया, मतलब कि ये लोग जो अपने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे काम करते होंगे, अपने घरों में कुछ चीज़ें का बना के मार्केट में बेचते होंगे, ये इनका खत्म हो गया था, इनके पास रोजगार नहीं बचा, तो इनके पास लास्ट ऑप्शन था कि इंडेंचर्ड लेबर के तौर पर अंग्रेजों के साथ चले जाना, है ना। उसके बाद ये क्या हो गया? लैंड रेंट रोज, लैंड का जो रेंट लेता था कौन? अंग्रेज, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो बहुत ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दिया था, इसके कारण से भी लोग इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे जाना चाहते थे बाहर। इसके साथ ही साथ लैंड वेयर क्लियर्ड फॉर माइंस एंड प्लांटेशन एटसेट्रा, और उनके ज़मीनों को जो लोग थे बिहार में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश में, इन सभी जगहों पर उनके ज़मीन को खाली करवा के वहाँ पे माइंस का काम, प्लांटेशन का काम हो रहा था। तो इन सभी के पास पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि रोजगार नहीं था। अब जब रोजगार नहीं है तो पेट तो पालना है, तो पेट पालने के लिए लोग क्या कर लिए? पेपर में साइन कर लिए और चले गए इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे दूसरे कंट्री में काम करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ, यहाँ तक हो गया। दे वेयर फेल टू पे देयर रेंट्स एंड वेयर फोर्स्ड टू माइग्रेट इन सर्च ऑफ वर्क्स, और इनके ऊपर इतना ज़्यादा टैक्स लगाया जाता था अंग्रेजों के द्वारा
अंग्रेजों के द्वारा इनके ऊपर टैक्स इतना ज़्यादा लगाया जाता था कि ये लोग टैक्स दे ही नहीं पाता था, और जब टैक्स नहीं देगा तो इनको कहाँ स्विच करना पड़ेगा, दूसरे जगह पे काम करने के लिए स्विच करना पड़ेगा। और इनके पास उस समय पे एक ही ऑप्शन था, कौन सा, इंडेंचर लेबर। ठीक है, आगे, द मेन डेस्टिनेशन ऑफ इंडियन इंडेंचर माइग्रेंट्स वेयर द कैरिबियन आइलैंड मेनली त्रिनिदाद, गुवाना एंड सुरिनाम, मॉरिशस एंड फिजी। तो भारत से जो लोग सबसे ज़्यादा जाते थे काम करने के लिए किसी जगह पर, तो वो जगह कौन कौन से थे, कैरिबियन आइलैंड। कैरिबियन आइलैंड में भी वो कौन कौन से जगह हैं आसपास के, वहाँ के त्रिनिदाद है, गुआना है, सुरिनाम है, उसके साथ ही साथ मॉरिशस और फिजी। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि मॉरिशस आज दुनिया का ऐसा कंट्री है, मतलब कि जो आप जो भी कह लीजिए, हालांकि उतना बड़ा भी नहीं है, ठीक ठाक है, एक ऐसा जगह है मॉरिशस जहाँ पे कि भोजपुरी सबसे ज़्यादा बोला जाता है। सोचो, भोजपुरी समझ रहे बात को। और ये वाला सवाल ना केबीसी में भी एक बार पूछा गया था, केबीसी में पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था, बताया गया था कि इनमें से कहाँ पे सबसे ज़्यादा भोजपुरी बोला जाता है, तो मॉरिशस में। मालूम है क्यों, क्योंकि भारत के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, भोजपुर से, यानी कि इधर जो साइड है हमारा बिहार का, आरा वाला, भोजपुर वाला, इस वाला एरिया का, वहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो यहाँ पे कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि भारत के लोग काम करने के लिए सबसे ज़्यादा जाया करते थे। इनका डेस्टिनेशन वही होता था कि हमको जाना है तो वहीं पे जाना है, क्योंकि वहाँ पे आसपास के सारे बिहारी लोग, उत्तर प्रदेश के लोग आपस में मिल जाते थे, है ना। अब जब मिल जाता था तो अपना एकदम भाईचारा का माहौल बनता था कि अरे भाई भारत से हैं, अरे तुम बिहार से हो, हम तो उत्तर प्रदेश से हैं, भाई भाई हुए तब तो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तमिल माइग्रेंट्स वेंट टू साइलन एंड मलाया। लेकिन तमिल के जो माइग्रेंट्स हुआ करते थे, जो तमिल के इंडेंजर लेबर हुआ करते थे, वो लोग मेनली साइलन और मलाया जाया करते थे, उनको वहाँ पे जाना अच्छा लगता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर। इंडेंजर्ड वर्कर्स वेर ऑल्सो रिक्रूटेड फॉर टी प्लांटेशन इन असम। इसके साथ ही साथ हमारे इंडिया में खुद असम एक जगह था जहाँ पे कि टी का प्लांटेशन किया जाता था, यानी कि चाय का खेती किया जाता था। उसके लिए भी इंडेंजर्ड लेबर का जरूरत पड़ता था, इसके लिए भी, मतलब कि चलो भाई हम तुमको आसाम में रखेंगे, उसके पहले तुमको घोड़ा नहीं आने देंगे हम, है ना, पेपर पे साइन करो और अपने देश में ही काम करना, आसाम में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई डाउट आप, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद फिर हमारा है द रोल ऑफ एजेंट्स इन रिक्रूटमेंट ऑफ लेबर। अच्छा, अब यहाँ से क्या आसानी से लोगों को खोजा जाता था क्या कि ये लोग जाएंगे इंडेंचर लेबर के तौर पे? ऐसा नहीं होता था, है ना। कौन लोग इच्छुक हैं जाने के लिए, कौन लोग राजी हैं, कौन लोग राजी नहीं है, इसके लिए भी एक एजेंट काम करता था। एजेंट कौन था, एजेंट जानिए इसके बारे में। तो एजेंट कौन थे, उनका क्या रोल था इंडेंचर लेबर के तौर पर, है ना, लेबर को भर्ती करवाने में उनका क्या रोल था। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। 19th सेंचुरी इंडेंचर्ड हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज अ न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी। देखिए 19th सेंचुरी में जो स्लेवरी वाला, 19th सेंचुरी में जो इंडेंचर लेबर वाला सिस्टम था, यानी कि लोगों को साइन करवाया जाता था, लेकर दूसरा जगह पर जाया जाता था, तो वो एक तरीके से ना एक न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी था, मतलब कि गुलामी का एक नया दौर था वो, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर किसान तो अपने मन से जा रहा है, लोग तो वर्कर तो अपने मन से जा रहा है साइन करके, लेकिन अपने मन से जाता तो था, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। तो इस युग को, इस दौर को क्या कहा गया है, न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी कहा गया है ना। गुलामी का नया दौर क्यों कहा गया है अभी आपको मालूम चलेगा, देखिए ध्यान से। रिक्रूटमेंट वाज डन बाय एजेंट्स एंगेज्ड बाय एम्प्लॉयर्स एंड पेड अ स्मॉल कमीशन। देखो अंग्रेजों को क्या चाहिए, अंग्रेजों को चाहिए लेबर, है ना। और अंग्रेज तो इतना सुकुमार होते थे कि वो घर घर जाते नहीं थे कि भाई चलो हम तुमको नौकरी देंगे, हम तुमको नौकरी देंगे, है ना। अंग्रेज इतने सुकुमार थे कि वो बाहर भी नहीं निकलते थे। तो अंग्रेज और वर्कर के बीच में जो एक मीडिएटर था, जो बिचौलिया का काम करता था, वो कौन था, उसका एजेंट। कौन था, एजेंट। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उसको कहता था कि देखो भाई तुम यदि हमको लेबर दोगे तो हम तुमको बदले में कुछ कमीशन देंगे, बिचौलिया को कहता था। तो वो बिचौलिया बेचारा इंटरमीडिएटरी जो था वो हमारा, तो वो गांव गांव घूमता था, लोगों से पूछता था कि किसको किसको रोजगार चाहिए, अंग्रेजों के साथ काम करने का किसको किसको रोजगार चाहिए, है ना। अंग्रेज साहब आपको रोजगार देने के लिए तैयार हैं, किसको किसको चाहिए हाथ खड़ा कीजिए। तो गांव गांव घूमता था, जिसको रोजगार का जरूरत पड़ता था उसको पकड़ के अंग्रेजों के सामने लेके आता था, साइन करवाता था, लेके जाता था। लेकिन इतना आसान भी नहीं था, है ना। बहुत सारे फॉल्स प्रॉमिस किए जाते थे। सुनिए ध्यान से यहाँ पे, अभी आपको मालूम चलेगा
कि इस वाले दौर को 19वीं सेंचुरी को स्लेवरी का नया दौर क्यों कहा गया, है ना, जानिए इसके बारे में। तो जो रिक्रूटमेंट का काम था, यानी कि लेबर का जो भर्ती वाला काम था, वो काम कौन करता था? एजेंट करता था, यानी कि बिचौलिया करता था। मैनी माइग्रेंट्स एग्रीड टू टेक अप वर्क हॉपिंग टू escape पॉवर्टी और ऑपरेशन इन देयर होम विलेजेस। बहुत सारे लोग माइग्रेंट्स यानी कि बहुत सारे लोग इंडेंचर लेबर के तौर पर काम करने के लिए रेडी इसलिए भी हो जाते थे क्योंकि उनको लगता था कि इसमें हम काम करेंगे तो कुछ पैसा आएगा तो हमारे घर का गरीबी दूर हो जाएगा। बिल्कुल सही बात भी था, है ना। उस समय पे भारत में भुखमरी, सुखाड़ी, गरीबी, ये सब बेरोजगारी बहुत आम बात था उस समय पे, जब अंग्रेज आया था तब। लेकिन उसके पहले का बात नहीं हम बोल रहे हैं, उसके पहले तो भारत एकदम खुशहाली का जीवन जी रहा था। अंग्रेज आया तो भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, ये सब जो है ना बड़ा कॉमन हो गया था। तो लोगों को लग रहा था कि भाई बैठने से अच्छा है कि कुछ काम कर लिया जाए, है ना। तो जब ये लोग इंडेंचर लेबर के तौर पे काम करने के लिए जाते थे तो इनको लगता था कि हमारे घर का गरीबी खत्म हो जाएगा, है ना, हमारे बाल बच्चे, माता पिता जो भी है एकदम अच्छा, मतलब हैप्पी लाइफ जिएगा, हर कोई चाहता है ना। चलिए इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं फिर। समटाइम्स एजेंट्स टेम्पटेड these migrants by providing false information about final destination, modes of travel, the nature of work and living and working condition। बहुत बार क्या होता था ना कि बिचौलिया अपने पैसे को कमाने के लिए, कमीशन लेने के लिए लोगों को झूठा झूठा वादा करता था। अरे भाई जानते हो, तुम यदि वहाँ पे जाओगे ना तो तुमको एकदम अच्छा सा वातावरण मिलेगा काम करने के लिए, है ना, बहुत पैसा मिलेगा, इस प्रकार का बहुत अच्छा अच्छा भोजन मिलेगा, तुमको एकदम जहाज में एकदम मालिक के जैसा लेकर जाया जाएगा, इस प्रकार का प्रॉमिस वो लोग करता था। और तुमको यदि घर पे कोई समस्या होगा ना तो तुम वापस भी आ सकते हो, ऐसा ऐसा प्रॉमिस करता था वो। कौन? बिचौलिया, है ना। तो ये फॉल्स प्रॉमिस करता था, लेकिन कभी भी ऐसा हकीकत में होता नहीं था, है ना। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि क्या रोल था एजेंट का भर्ती करने के लिए, किसको भर्ती करने के लिए? इंडेंचर्ड लेबर को भर्ती करने के लिए एजेंट का क्या रोल था? तो रोल बेसिकली ये था कि वो लोगों को राजी करवाता था कि हम इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे काम करने के लिए रेडी हैं, और जो नहीं चाहता था उनको गलत प्रॉमिस करता था, तुम्हारा ज़िंदगी सुधर जाएगा, तुम्हारा बाल बच्चा एकदम खुशहाली का जीवन जिएगा, है ना, एकदम तुमको आराम से लेकर जाया जाएगा, तुम्हारे घर में कोई फंक्शन होगा तो तुमको वापस भी आना पड़ सकता है, यानी कि छुट्टी भी मिलेगा। ये सारा का सारा फॉल्स प्रॉमिस करके उनको किसी प्रकार से वहाँ पे बस भेज देने का काम था, किसका? बिचौलिया का, है ना। तो फॉल्स प्रॉमिस भी वो लोग किया करता था। इवन समटाइम्स एजेंट फोर्सिबली एब्डक्टेड लेस विलिंग माइग्रेंट्स। इसके साथ ही साथ जो इंसान आसानी से नहीं मानता था उनको मार पीट के भी बिचौलिया जो था ना, डरा धमका के उसको मनवा लेता था। नहीं जाएगा, रुको, कैसे नहीं जाएगा, है ना। लाठी लेके आया, कूट दिया पकड़ के, कूट देने के बाद हाँ मालिक अब जाएंगे समझ के बात को। चलिए, तो इसे समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ था समझने में? तो बेसिकली जो इंडेंचर लेबर का दौर था उसको स्लेवरी वाला दौर क्यों कहा गया मालूम है? क्योंकि बहुत सारे लोग राजी नहीं थे जाने के लिए, है ना, फॉल्स प्रॉमिस किया जाता था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद यदि आप एक बार फंस गए तो फिर कैसे आइएगा? जहाज से आइएगा। किसका जहाज से? अंग्रेजों के जहाज से है ना, अंग्रेज देगा ही नहीं जहाज, कैसे आइएगा आप, है ना। तो यही एक स्लेवरी का दौर इसको इसलिए कहा गया था, गुलामी का दौर कहा गया था। जो राजी नहीं हो रहा था उसको भी मार पीट के राजी कर लेता था, है ना। तो ये स्लेवरी का दौर था। आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेंचर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। ऐसे एग्जाम्पल थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग, जो कि इंडेंचर्ड लेबर के तौर पे इंडिया से लोग बाहर गए हैं, है ना। जानते हैं इसके बारे में, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। नोबेल प्राइज विनिंग राइटर वी.एस. नायपॉल। वी.एस. नायपॉल को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, राइटर थे ये मेनली। ये भारत से बाहर गए हुए हैं, इंडेंचर लेबर के तौर पर गए थे, ठीक है। इसके साथ ही साथ वेस्ट इंडीज़ क्रिकेटर शिव नारायण चंद्रपॉल, आज वेस्ट इंडीज़ के अब तो शायद ये रिटायर हो गए मेरे हिसाब से, है ना। तो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ से पहले क्रिकेटर खेला करता था शिव नारायण चंद्रपॉल। देखिए इसका नाम भी भारत के जैसा ही लग रहा है ना, शिव नारायण चंद्रपॉल। तो ये भी भारत से ही वेस्ट इंडीज़ की तरफ गए हुए थे और वो वहीं पे बस गए होंगे, है ना। तो ये भी एक इंडेंचर लेबर का एग्जाम्पल है, जो कि भारत से लोग गए थे वहीं पे बस गए। इसके साथ ही साथ राम नरेश सरवन एटसेट्रा, बहुत सारे लोग हैं, कितना एग्जाम्पल दोगे, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो कि भारत से इंडेंचर लेबर के तौर पर वहाँ गए, उनका जनरेशन वहाँ पे बस गया, वहीं पे वो लोग अपना घर परिवार सब बढ़ा लिए, अपना जनरेशन आगे बढ़ाने लगे, ठीक है। तो ये था कुछ एग्जाम्पल। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया? कोई डाउट यहाँ तक समझने में? आगे बढ़ते हैं। लेकिन कितना भी था तो इंडेंचर लेबर खड़ा भी था ना, लोगों को फॉल्स प्रॉमिस करके बंधुआ बंजूर बना के लेकर जाया जाता था। कोई फेस्टिवल हो गया, घर में किसी का जन्म हुआ, कोई मर गया, उसको आने नहीं दिया जाता था,
तो मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम बहुत ही खराब था। लेकिन अब हुआ क्या, इन इंडिया इंडेंचर लेबर माइग्रेशन वाज एबोलिश्ड इन 1921। इंडिया से इंडेंचर लेबर माइग्रेशन यानी कि जो बंधुआ मजदूर बनाकर भारत से लेकर जाए जाते थे उनको पूरी तरीके से 1921 में बैन कर दिया गया कि अब ऐसा नहीं होगा। लोगों का मन होगा तो जाएगा, मन नहीं होगा तो नहीं जाएगा, है ना। कोई पेपर पे एग्रीमेंट नहीं होगा, लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा। जाना चाहेगा तो जाएगा, नहीं जाना चाहेगा नहीं जाएगा, है ना। ये चीज़ था। चलिए यहाँ तक समझ में कोई डाउट, समझ में आ गया हर चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद लिखा हुआ है इंडेंचर्ड वर्कर्स हैड डिस्कवर्ड देयर ऑन वेज ऑफ सर्वाइविंग। अब देखिए, अच्छा अब आपको लग रहा होगा ना कि इंडेंचर लेबर को झूठा झूठा वादा करके दूसरा जगह पर लेके चला गया अंग्रेज, है ना। वो लोग वहाँ पे घुटन का ज़िंदगी जीता होगा, ऐसा लग रहा होगा आपको। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि अंग्रेज झूठे मोटे वादा करके लोगों को वहाँ पर लेकर जाता था, वहाँ पे जैसा उसको वादा किया वैसा उसको काम देता नहीं था। तो आपको लग रहा होगा कि सर अब तो वो लोग घुटन का ज़िंदगी जीता होगा जो गया था यहाँ से, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो लोग जीने का अपना तरीका ढूंढ ही लेता है। कहते हैं ना कि तालाब में कितना ही कीचड़ क्यों ना फेंक दो, है ना, किसी तालाब को कितना ही गंदा क्यों ना कर लो, उस गंदे में ही जो है कमल खिलने का मौका पा ही लेता है ना। वही बात था कि कितना ही इनको हार्ड से हार्ड काम दिया गया, इनको फॉल्स प्रॉमिस करके इनको गड्ढे में गिरा दिया गया, आप कह सकते हैं इस प्रकार से, है ना। लेकिन ये लोग अपने जीने के तरीके को ढूंढ लेता था, कैसे जीना है। अरे भारत के लोग है भाई, भारत के लोगों को डरा पाना इतना आसान है क्या, है ना। तो ये लोग अपने जीने का तरीका ढूंढ लेता था। अब कैसे ये लोग अपने मनोरंजन को आगे करते थे, देखिए ध्यान से, किस प्रकार से ये लोग अपना एंटरटेनमेंट का जरिया खोजते थे, किस प्रकार से अपने आप को हर बार इंटरटेन करते थे, जाने इसके बारे में। सबसे पहला है होशे। होशे क्या था देखिए, इन त्रिनिदाद द एनुअल मुहर्रम प्रोसेसन वाज ट्रांसफॉर्म इनटू अ राइटियस कार्निवल कॉल्ड होशे फॉर इमाम हुसैन इन विच वर्कर्स ऑफ ऑल रेसेस एंड रिलीजियंस ज्वाइंड। आप कह सकते हैं बेसिकली एक मुहर्रम था। होशे क्या था, त्रिनिदाद में मनाया जाने वाला एक तरीके से एनुअल मुहर्रम था, यानी कि हर साल मनाने वाला एक फेस्टिवल उन लोगों ने वहाँ पे क्रिएट कर लिया, है ना। कि भाई देखो ये दिन है जहाँ पे कि हर कोई आपस में आएगा, सभी सारे लोग लेबर जितने भी भारत के लोग हैं सब कोई आएगा और सब कोई मिल के फेस्टिवल को मनाएंगे, है ना। ये तरीका इनका था यहाँ पे। और ये जो होशे था ये किन के लिए मेनली, ये जो मुहर्रम था आप होशे भी कह लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये किसके लिए होता था, इमाम हुसैन। ये इमाम हुसैन हमारे मुस्लिम रिलीजन जो है उनके बहुत बड़े ज्ञानी आदमी होंगे इस प्रकार के, हम लोग कह सकते हैं, है ना। देखो कोई भी फेस्टिवल यदि मनाया जाता है तो महान आदमी के लिए मनाया जाता है, छोटे मोटे आदमी के लिए तो नहीं। जैसे हम लोग टीचर डे मनाते हैं, तो टीचर डे तो जिसके लिए लोग मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के लिए, आम आदमी तो नहीं थे, वो बहुत बड़े आदमी थे, वो है ना, बहुत ज्ञानी आदमी थे। उसी प्रकार से हौसे जो मनाया जाता था इनका एक तरीके से मुहर्रम जो था, ये इमाम हुसैन को याद करने के लिए उनको उनके याद में ये लोग वहाँ पे मुहर्रम के जैसा ही इसको फेस्टिवल मनाते थे। मेनली फेस्टिवल ही कह लीजिए, जिसमें कि हर एक धर्म के हर एक रिलीजन के, है ना, काले गोरे हर कोई लेबर आपस में मिलते थे, उसको सेलिब्रेट करते थे। ऐसा नहीं कि ये केवल मुसलमानों का था तो मुसलमान ही करेंगे, नहीं, हर कोई उसमें आपस में मिलते थे और हर कोई आपस में सेलिब्रेट करते थे। तो ये हो गया इनका पहला तरीका अपने आप को एंटरटेन करने का। उसके बाद है रस्तफारियनिज्म। ये क्या है देखिए, इट वाज अ प्रोटेस्ट रिलीजन विच रिफ्लेक्टेड सोशल एंड कल्चरल लिंक्स विथ इंडियन माइग्रेंट्स टू द कैरिबियन। ये क्या था, ये एक तरीके से प्रोटेस्ट रिलीजन था। प्रोटेस्ट रिलीजन का मतलब हो गया ना कि अपने रिलीजन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने धर्म को आगे फैलाने के लिए थोड़ा सा रैली वैली निकालना, इस प्रकार का ये चीज़ था। समझ में आ गया बात। ये निकालने का इसका मकसद ये था कि देखो हम लोग आज भी अपने भारत के कल्चर से जुड़े हुए हैं, है ना। भारत के लोग थे, भारत के लोग ये सब कर रहे थे, लेकिन ये दिखा रहे थे कि चाहे भारत हो चाहे कोई और कंट्री हो, हम लोग तो सब आपस में एक ही हैं, है ना। तो रस्तफारियनिज्म आप ये कह सकते हैं एक प्रकार से रैली था जिसमें कि अपने धर्म को लोग आगे बढ़ाते थे, है ना, उसको आगे लेकर चलते थे कि हम लोग अपने धर्म को जो हमने भारत में सीखा है उसको हम लोग अभी तक भूले नहीं है, इस प्रकार से वो लोग वहाँ पे करते थे। उसके बाद चटनी म्यूजिक, हाँ ये बड़ा मस्त है। चटनी म्यूजिक क्या था, इट वॉज अनदर क्रिएटिव कंटेम्प्रेरी एक्सप्रेशन ऑफ द पोस्ट इंडेंचर्ड एक्सपीरियंस, अ फॉर्म ऑफ कल्चरल फोरम
इट वाज पॉपुलर इन त्रिनिदाद एंड गुआना। ये भी एक तरीके का जो है ना अपने आप को इंटरटेन करने का तरीका ही था। मेनली एक म्यूजिक था ये, है ना, ये एक मेनली म्यूजिक था जिसके मदद से ये लोग अपने आप को इंटरटेन करते थे, अपने आप को हमेशा खुश रखते थे। आप ये चीज़ समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद फिर है कल्चरल फ्यूजन। कल्चरल फ्यूजन क्या था, देखिए इसके बाद कल्चरल फ्यूजन इज एन प्रोसेस अंडर विच टू और मोर देन टू कल्चर्स मिक्सड एंड प्रोड्यूस है न्यू कल्चर। ये बड़ा मस्त था कल्चर फ्यूजन ये था कि दो या फिर दो से ज़्यादा कल्चर को आपस में मिलाइए और एक नया कल्चर बना दीजिए। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप इसका ऐसे समझिए, जैसे हम लोग हिंदू रिलीजन में हम लोग क्या मनाते हैं, हिंदू रिलीजन में हम लोग चलिए मान लीजिए कि हम लोग दशहरा मनाते हैं, है ना, और हमारे मुस्लिम रिलीजन में क्या होता है, मुहर्रम होता है मान लीजिए। तो मुहर्रम और दशहरा का आपस में मिला दीजिए, एक नया कुछ बना दीजिए, है ना। इस प्रकार का यहाँ पे चलता रहता था। समझ में आ गया बात। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे, हौशे, रस्तफारिनिज्म, चट्टी म्यूजिक और कल्चरल फ्यूजन। कल्चरल फ्यूजन मेनली क्या था, दो अलग अलग कल्चर को आपस में मिला दो, एक नया कल्चर बना दो, है ना। ये चीज़ था हमारा। ये चारों का चारों आप कह सकते हैं कि ऐसा तौर तरीका था जहाँ पे कि लोग अपने जीने के तरीके को एकदम ढूंढ ही लेते थे, कैसे जीना है हमको, कैसे अपने लाइफ को एंटरटेन करना है ना, घुटन का ज़िंदगी नहीं जीना है। अरे भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल के लिए आए हैं तो क्या 5 साल बर्बादी में जीते हैं, नहीं, जितना समय के लिए आए हैं उसको हम लोग अच्छे से जिएंगे। तो इनका मकसद कहने का ये था। तो यहाँ तक समझ में आ गया पूरी तरीके से। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो यहाँ पे तो आप कमेंट कर लीजिएगा, और मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अब्रॉड, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।